नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। जज साहब का ट्रांसफर कर दिया गया है। संभल मामले में पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज कराने की, खास तौर पर अनुज चौधरी पर एफआईआर दर्ज कराने की बात जिन्होंने की थी, उन जज साहब का, विभांशु सुधीर साहब का ट्रांसफर कर दिया गया है। वो पहले सीजेएम थे, सीजेएम से ट्रांसफर करके, संभल के सीजेएम से ट्रांसफर करके उनको सुल्तानपुर का सिविल जज बना दिया गया है। आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसफर के साथ साथ डिमोशन कर दिया गया है। वैसे तो ये पहली बार नहीं है, लेकिन योगी सरकार ने इस मामले में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो किसके साथ खड़ी है। आप कह सकते हैं कई लोगों के ट्रांसफर का ऑर्डर निकला है, उसमें एक ट्रांसफर सीजेएम साहब यानी विभांशु सुधीर का भी है। लेकिन जरा इस घटनाक्रम को आप याद करेंगे और यह देखेंगे कि उनकी जगह पर किसको लाया गया है, तो शक की सुइयां अपने आप खड़खड़ाने लगती हैं। उनकी जगह पर लाया गया है आदित्य सिंह जी को। आदित्य सिंह जी संभल के नए सीजेएम होंगे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे। अब आदित्य सिंह जी वही हैं जो सिविल जज सीनियर डिवीजन के पोस्ट पर रहते हुए जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दे चुके हैं। वही जामा मस्जिद जिससे सारा बवाल शुरू होता है, जिसको लेकर अनुज चौधरी चर्चा में आते हैं, जिसमें आरोप लगता है कि अनुज चौधरी के नेतृत्व में पुलिस वालों ने गोलियां चलाई, जिसको लेकर आलम के पिता यामीन ने याचिका की थी और याचिका पर ही यह आदेश हुआ था कि अनुज चौधरी सहित कुछ पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर की जाए। यामीन ने यह बताया था, यह कहानी मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। उसने बताया था कि उसका बेटा आलम रस्क बेचने के लिए घर से निकला था, शाही जामा मस्जिद वाले इलाके में वो था, तभी पुलिस ने उसे गोली मार दी। लंबे समय तक वो हॉस्पिटल में रहा और सारी परेशानियां झेलता रहा और इसको लेकर ही कोर्ट में मामला गया था। विभांशु चौधरी जी की कोर्ट में मामला गया था और विभांशु चौधरी जी ने पुलिस वालों के ऊपर एफआईआर करने को कहा था। अब देखिए होना क्या चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा कि अनुज चौधरी दोषी है कि नहीं है। मैं कौन होता हूं, इस कुर्सी पर बैठकर मैं जज नहीं हो सकता हूं। बहुत सारे पत्रकार अपनी कुर्सी पर बैठते हैं तो उनको लगता है वो सारी दुनिया के जज हैं। मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। लेकिन एक जो लीगल प्रोसेस होता है, वो लीगल प्रोसेस क्या था? एफआईआर करने को कहा गया, एफआईआर की जाती और एफआईआर करने के बाद जांच होती। अगर गलत निकलते तो सजा होती और अगर सही निकलते तो बाइज्जत बरी हो जाते। लेकिन आप देखते हैं कि जो ही यह फैसला आता है कि उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर करने की जगह वहां के पुलिस अधीक्षक साहब जो कृष्ण कुमार बिश्नोई साहब हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि एफआईआर नहीं होगी क्योंकि विभागीय जांच हो चुकी है। आप खुद जांच कर चुके हैं, उनका प्रमोशन हो चुका है, अनुज चौधरी का प्रमोशन हो चुका है और इसके लिए आप सीजेएम का आदेश नहीं मानेंगे, इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगे। सवाल अब भी वही है, इस ट्रांसफर के बावजूद सवाल अब भी वही है कि मामला अगर कोर्ट में जाएगा, क्योंकि नए जज आते ही पुराने फैसले को कैंसिल तो नहीं कर सकते। फैसला तो हो गया, कानून का फैसला दर्ज हो गया, अब आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा इसके खिलाफ। और अगर हाई कोर्ट में भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा जाता है तो क्या किया जाएगा, यह सवाल तो अब भी है। लेकिन प्रशासन ने जो इशारा किया है वो खतरनाक है। प्रशासन ने इशारा यह किया है कि अगर आप हमारे हितों के खिलाफ या हमारे लोगों के खिलाफ फैसला देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपको डिमोट कर दिया जाएगा, आपको ऐसी जगह फेंक दिया जाएगा जहां आप किसी काम के न रहे। सवाल यहां पर है, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज क्या वाकई चल रहा है? सवाल यह है कि क्या वाकई योगी जी के राज में न्याय हो रहा है? एक तरफ आप देखिए अभिमुक्तेश्वरानंद जी का मामला, शंकराचार्य वो है कि नहीं है इस पर नोटिस मिल जाता है, तमाम सारा तमाशा होता है। दूसरी तरफ सतुआ बाबा जो हैं वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ नहाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद जी योगी आदित्यनाथ पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। वो तो ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप सत्ता में बैठे हैं तो योगी कैसे हैं। मुझे कहानी याद आई कुंभन दास की। कुंभन दास जो थे उनको अकबर ने बुलाया अपने दरबार में, सीकरी में बुलाया, जहां उनका दरबार लगता था, फतेहपुर सीकरी में। कुंभन दास ने लौट के लिखा कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो प्रभु नाम।
यानी जो संत है उसको सिंहासन से क्या मतलब है, जो संत है उसको दरबार से क्या मतलब है। अगर दरबार में वो फेरे लगाता रहेगा तब तो भगवान का नाम भूल जाएगा। एक वो संत थे जो दरबार जाने से बचते थे, और दूसरी तरफ ऐसे संत हैं जो मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, जो हवाई जहाज में चल रहे हैं, जो सत्ता की गोद में बैठने के लिए मरे जा रहे हैं, जो सत्ता की दलाली में 24 घंटे लगे हुए हैं, जो दिन रात नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, कथावाचक के नाम पर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये सारे लोग संत कैसे हो सकते हैं? यही सवाल पूछा है अविमुक्तेश्वरानंद ने कि गद्दी पर बैठकर, मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठकर आप संत कैसे हो सकते हैं, योगी कैसे हो सकते हैं? योगी तो तब थे जब गोरखनाथ पीठ पर आप बैठे थे, गोरखनाथ पीठ की आपको मठाधीशी दी गई थी, तब तो आप योगी थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति की कुर्सी पर बैठकर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर आप योगी कैसे हो सकते हैं? सवाल पूछ लिया गोहत्या से जुड़ा कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो लोग हैं वो बीफ की बाकायदा फैक्ट्री चला रहे हैं, उनके यहां गायों को काटा जाता है। ये सारे सवाल जब पूछ लिए, कुंभ के दौरान के सवाल पूछ लिए, तो वो अपराधी हो गए। उनको स्नान करने से रोका गया, अब उनको नोटिस दी गई है, और जाने क्या क्या तमाशा चल रहा है। मैं आपको बता दूं, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कुंभ की ही बात है कि उस समय जो पत्रिका छपी थी, उस पत्रिका में, सरकारी पत्रिका थी, उस पत्रिका में उनको शंकराचार्य लिखा गया था। अब मामला बिगड़ गया तो सवाल उनसे पूछा जा रहा है कि आप शंकराचार्य कैसे हैं? एक तरफ तो यह है कि जो सरकार की बीन बजाए, जो सरकार के हां में हां मिलाए, वही कवि है, वही लेखक है, वही पत्रकार है, वही धर्मगुरु है। और दूसरी तरफ यह है कि सरकार पर जो सवाल उठाए उसको किनारे लगा दो। जस्टिस लोया की बात मैं नहीं करूंगा, वो बहुत खतरनाक है, उस पर तो जाने क्या क्या हो जाएगा, लेकिन कुछ घटनाएं मैं आपको जरूर याद दिलाऊंगा। 2020 के दिल्ली दंगों पर पुलिस की जो निष्क्रियता थी उस पर सवाल उठाया था जस्टिस मुरलीधर ने, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। सरकार पर सवाल उठाया था तो उनका ट्रांसफर दिल्ली से उठाकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में कर दिया गया। तब भी यही लगा था कि दिल्ली दंगों पर जब सब लोग खामोश थे, जस्टिस मुरलीधर आगे आए, उन्होंने बोला तो उनको उठाकर फेंक दिया गया पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में। अगस्त 2025 में जस्टिस बी मदन लोकुर ने एक लेख लिखा था कि केंद्र सरकार ने जस्टिस एस मुरलीधर द्वारा दिए गए एक विशेष फैसले पर असंतोष का हवाला देते हुए शीर्ष न्यायालय के कॉलेजियम पर बार बार दबाव डाला था कि उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय से ट्रांसफर कर दिया जाए। एक और किस्सा पुराना याद दिलाता हूं, गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस अकील कुरैशी का। जस्टिस अकील कुरैशी वही हैं जिन्होंने अमित शाह को जेल भेजने का आदेश दिया था, जिसके बाद कॉलेजियम ने उन्हें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन मोदी सरकार ने वो सिफारिश नहीं मानी और जस्टिस अकील कुरैशी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बन पाए। 2010 का मामला था। 2010 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उन्होंने भाजपा के दिग्गज नेता, जो अब गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनको सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में सीबीआई हिरासत में भेजा था। नवंबर 2018 में जब गुजरात के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ तो सबसे सीनियर जस्टिस जो थे वो जस्टिस कुरैशी थे, लेकिन उनको वहां बैठने नहीं दिया गया। क्यों नहीं बैठने दिया गया बताने की जरूरत नहीं है। अभी हाल की बात है, राजस्थान के जयपुर कमर्शियल कोर्ट में जज थे दिनेश कुमार गुप्ता। उन्होंने अदानी ग्रुप की कंपनी पर 1400 करोड़ की अनुचित कमाई का आरोप लगाया था, फैसला दिया था और सीएजी ऑडिट करने को बोला था, लेकिन राज्य सरकार जिसका पैसा उन्होंने बचाया था, राज्य सरकार का पैसा बचाया था, लेकिन राज्य सरकार ने उसी दिन उनका ट्रांसफर बीवर जिला कोर्ट में कर दिया, जो जयपुर से 200 किलोमीटर दूर है। मध्य प्रदेश के जस्टिस श्रीधरन का मामला तो आप जानते ही हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की प्रवक्ता कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह ने टिप्पणी की थी, सांप्रदायिक टिप्पणी की थी, उनके खिलाफ फैसला दिया था जस्टिस श्रीधरन ने। पहले भी कई फैसले दे चुके थे। उसके बाद क्या हुआ? उनको हटा दिया गया। उनको पहले जम्मू कश्मीर भेजा गया, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़ और लास्ट में उनको इलाहाबाद ले जाकर बिठा दिया गया। अब हटा तो सकते नहीं है, लेकिन यहां वहां भटका जरूर सकते हैं। हालांकि विजय शाह का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा।
माफी भी उन्होंने मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उनकी माफी को काफी मानने के लिए तैयार नहीं है और उसने बहुत कम वक्त दिया है, शायद 1 महीने का वक्त दिया है या 15 दिन का वक्त दिया है, जिसमें एसआईटी को अपनी रिपोर्ट देनी है। उसके बाद शाह साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि इनकी माफी काफी नहीं है, लेकिन विजय शाह को कानूनी शिकंजे में लेने वाले जस्टिस श्रीधरन को मध्य प्रदेश से हटा दिया गया। आप सोचिएगा, बहुत बार यह कहा जाता है कि जो कोर्ट्स हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठ गए हैं, और जब भी यह कहा जाता है तो मुझे याद आता है कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जस्टिस साहब रिटायर होते हैं और रिटायर होने के अगले दिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं मैं जिंदगी भर आरएसएस में था, और ना केवल बीजेपी में शामिल होते हैं बल्कि चुनाव लड़ते हैं। अब आप सोचिएगा, जो जिंदगी भर आरएसएस के रहे, अपनी गद्दी पर बैठकर उन्होंने कैसे फैसले दिए होंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट्स में सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने लगे, मैं ये कतई नहीं कह सकता। मैं तो ये कह रहा हूं कि इतनी धमकियों, इतनी सारी चीजों के बावजूद, ट्रांसफर्स के बावजूद, ये जानने के बावजूद कि सरकार के हितों के खिलाफ फैसला देने पर आपका ट्रांसफर हो सकता है, आज भी सच बोलने वाले लोग हैं। वरना तो हमारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहब हैं जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में जाकर कहते हैं उमर खालिद को जमानत मिलनी चाहिए, लेकिन इस बात का ना कोई सवाल पूछता है, ना वो जवाब देते हैं कि जब वो खुद कुर्सी पर बैठे थे और बार बार मामला आ रहा था उमर खालिद का, तब उन्होंने जमानत क्यों नहीं दी। अपने टाइम में सारा गोल गोल घुमाते रहे और रिटायर होने के बाद बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इन सबके बावजूद कुछ लोग तो अभी भी ऐसे हैं जो झुकने को तैयार नहीं है, जो कानून की किताब से चलते हैं, जो नियम और कानून से चलते हैं। लेकिन इसके अलावा इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोर्ट्स के अंदर भी मामला बहुत बिगड़ गया है। अभी बीच में एक आर्टिकल आया था जिसमें उन्हीं चीफ जस्टिस साहब के बारे में कहा गया था कि जानबूझकर वो हर बार एक खास बेंच को, गुजरात की एक जज थी, उस खास बेंच को उमर खालिद का मामला देते थे या इस तरह का मामला देते थे जिसके बारे में सब जानते थे कि यहां से क्या फैसला आएगा। प्रशांत भूषण जी का एक इंटरव्यू में सुन रहा था, जिस इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि वकील जानते हैं कि कोर्ट कौन सी होगी और फैसला कौन सा आएगा। अगर ये वाली कोर्ट होगी, अगर ये वाले जज साहब आएंगे तो सरकार के खिलाफ कोई फैसला नहीं आएगा। ये प्रशांत भूषण कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर। दुष्यंत दवे बहुत बड़े वकील और बार के हेड रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि मैंने मुकदमे लड़ना इसलिए छोड़ दिया फिलहाल क्योंकि पहले से पता होता है फैसला क्या आएगा। यानी जो सबसे ज्यादा जिस पर भरोसा किया जाता था, न्यायपालिका, अब उस पर भी सवाल उठने खड़े हो गए। अब उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वहां से न्याय मिलने की उम्मीद लगातार कम होती चली जा रही है। अब उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे जज ऐसे हैं जिनके बारे में पहले से पता है कि वो क्या फैसला देंगे। और इन सब के बीच आप देखिए, हाईकोर्ट के एक जज साहब के घर के बाहर करोड़ों रुपए मिले थे, आग लग गई थी, बुझाने गए, उसमें करोड़ों रुपए मिले। कहा जाता है कि धनखड़ साहब की कुर्सी उसी चक्कर में चली गई। अब वो पैसे किसके थे, वो पैसे किस मामले में लिए गए थे, किसी को अभी तक कुछ पता नहीं है। संसद से लेके कोर्ट तक गोल गोल चक्कर लग रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला, कोई बड़ी बात नहीं आई है। एक जज के घर के बाहर करोड़ों रुपए मिलना, आप सोच सकते हैं। तो हजार लालचे हैं। जज साहब लोग रिटायर होते हैं, कई बार तुरंत उनको शानदार कोई पद मिल जाता है। जज साहब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जज साहब लोग पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं, जज साहब लोग झंडे ढो रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था, लेकिन अब ये बड़े पैमाने पर होने लगा है। और जब बड़े पैमाने पर होने लगा है तो ये सवाल तो है कि क्या जजों से अब ये उम्मीद की जा रही है कि वो सरकार के साथ चलें? क्या जजों से यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार की राजनीति में उनका साथ दें? संभल के मामले में बहुत क्लियर है कि लॉ, ऑर्डर, कानून, इन सब से ऊपर वहां राजनीति है, जिस राजनीति के तहत जामा मस्जिद का पूरा तमाशा बनाया गया, सर्वे हुआ और ऐसे हालात पैदा किए गए कि वहां पर दंगे जैसी स्थिति बने, गोलियां चली और कई लोग मारे गए। एक पॉलिटिकल मुद्दा संभल को बना दिया गया। और उस पॉलिटिकल मुद्दे में अगर एक जज को यह दिखता है कि पुलिस ने जानबूझकर खास समुदाय के लोगों पर गोली चलाई है और वो इस पर एफआईआर दर्ज करने की बात करता है, तो बजाय एफआईआर दर्ज करने या किसी जांच के
उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो कुछ हुआ सरकार की मर्जी से हुआ। सवाल तो उठता है यहां पर, और यह सवाल इसलिए भी उठता है कि पहले भी हम ऐसी तमाम घटनाएं देख चुके हैं जिनमें छोटी छोटी बातों का पॉलिटिसाइजेशन किया गया। अभी हाल में एक किस्सा आया था, वो आपने देखा था कि घर में लोग नमाज पढ़ रहे थे। एक मुस्लिम के खाली घर में लोग नमाज पढ़ रहे थे और अगल बगल के लोग पहुंच गए, जबरदस्ती घुस गए, वीडियो बनाया, एफआईआर किया। एफआईआर दर्ज हो गई। किस कानून के तहत दर्ज हुई किसी को नहीं पता, लेकिन एफआईआर दर्ज हो गई, लोग गिरफ्तार हो गए, बाद में जमानत हो गई। और आश्चर्यजनक यह है कि यह केस दर्ज कराने वाले लोग, विरोध करने वाले लोग समाज के पिछड़े समुदाय से आते हैं, जिनकी अपनी समस्याएं हैं, जिनके साथ अपना अन्याय है, लेकिन उन्हें मुसलमानों के नमाज पढ़ने से दिक्कत आ रही है। अभी भी वो कह रहे हैं कि आगे हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे। वो एक ऐसा गांव है जिसमें बहुत साल पहले बुजुर्गों ने बैठकर यह फैसला लिया था कि इस गांव में न मंदिर बनेगी न मस्जिद, लेकिन अब घरों के अंदर नमाज पढ़ना भी दिक्कत हो गई। क्या घर के अंदर पूजा नहीं होती है? यह सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए। खैर, समाज को धीरे 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 एक ऐसे दलदल में ढकेला जा रहा है जहां सब आपस में लड़ते रहे, सब आपस में जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर। आपको याद ही होगा उत्तराखंड में एक हिंदू लड़का मार दिया गया क्योंकि वो उत्तर पूर्व से था, क्योंकि उसका चेहरा मोहरा उत्तराखंड के लोगों से अलग था, इसलिए उसको मार दिया गया। उसके पिता बीएसएफ में काम करते थे। कश्मीरी सामान बेचने आएगा, सीना ठोक के कहेगा मैं हिंदुस्तानी हूं, फिर भी उसके साथ अपमान होगा। किसी पादरी को जबरदस्ती गोबर खाने के लिए कहा जाएगा, जय श्री राम कहने के लिए कहा जाएगा। ये सब चलता रहेगा और इन सब के बीच ये खबर दबी रहेगी कि कल मार्केट ने ऐसा क्रैश किया है कि 9,000 करोड़ रुपए हमारे आपके चले गए हैं। इस पर कहीं कोई बात नहीं होगी। शेख साहब आएंगे, गले लगाए जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो जज सेकुलर फैसला दे देगा, जो जज सरकार के खिलाफ फैसला दे देगा, जो जज सरकार के प्रिय ऑफिसर पर एफआईआर कराने की बात कर देगा, उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। खैर, एक शेर मुझे बार बार याद आता है। वो एक शख्स जो तुमसे पहले यहां तख्त नशी था, उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकी था। सरकारें बदलती हैं, सारे ताम झाम के बावजूद सरकारें बदलती हैं, और सरकार बदली तो इन अधिकारियों के लिए भी कम दिक्कत नहीं होने वाली। आप क्या कहते हैं कमेंट में बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, और अगर काम के लगें तो इनको अपने यारों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी ज़रूर भेजिए। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मुमकिन हो तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। स्क्रीन पर एक QR कोड दिख रहा होगा, आप उसको स्कैन कर सकते हैं, या फिर हमारे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। आपका मेंबर बनना हमें बड़ी ताकत देता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। Thank you.